आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है और तालिका की सहायता से, सूत्रों की सहायता से उसको कैसे हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम समसीमांत उपयोगिता नियम की क्या सीमाएं हैं और क्या महत्व है उसके बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, अभी तक आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो इसका शॉर्ट रिकेप अपन ले लें ताकि आपको पता चले कि यह जो लॉ है, यह जो नियम है, यह क्या कहता है। इसके बहुत सारे नाम थे, देखा था आपने। समसीमांत उपयोगिता नियम, अथवा गोसेन का दूसरा नियम, अथवा प्रतिस्थापन का नियम, अथवा आमदनी के आवंटन का नियम, अथवा अधिकतम संतोष का नियम। ये इसके अलग अलग यहाँ पर नाम हैं। यह नियम क्या बता रहा था कि कंज्यूमर या उपभोक्ता के पास जो अपनी आय है वह दो वस्तुएं कोई भी हो सकती है, एक्स है, वाई है, या फिर ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। तो वो दो वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करेगा कि इन दोनों वस्तुओं की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। सपोज ए की अगर वो 3 यूनिट कंज्यूम करता है, ए की यहाँ पर 3 इकाइयां वो उपभोग कर रहा है, बी की यहाँ पर अगर वो 5 इकाइयां उपभोग कर रहा है, तो इन दोनों इकाइयों से, ए की 3 और बी की 5, इन दोनों ही वस्तुओं की इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, उसके लिए यहाँ पर उपयोगिता जो है वो समान रहे। तो यह कहलाता है समसीमांत उपयोगिता का नियम। तो इसकी परिभाषा देखते हैं थोड़ा शॉर्ट में। समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से प्राप्त उपयोगिता समान हो जाए। अभी हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो इस नियम को समझने से रिलेटेड जो संतुलन की जो शर्तें थी, यानी दो वस्तुओं के संदर्भ में या दो से अधिक वस्तुओं के संदर्भ में नियम बेसिक के रूप में काम करता है। हमने देखा कि दो से अधिक वस्तुओं की स्थिति में संतुलन की शर्त क्या थी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स किसके बराबर होना चाहिए, एम यू वाई अपॉन पी वाई किसके बराबर होना चाहिए। अगर वो nth यूनिट तक कंज्यूम कर रहा है तो इस स्थिति में एम यू एन अपॉन पी एन, अर्थात एक्स वस्तु और उसकी कीमत, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। साथ साथ अगर वो एन इकाइयों तक उपभोग कर रहा है तो एन इकाई की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए। ये तो हो गया। साथ साथ दूसरी शर्त क्या थी कि जितने भी वस्तुओं को खर्च कर रहा है उन वस्तुओं पर किया गया खर्च उसकी आय के बराबर होना चाहिए। मेन बात यहाँ पर ये एक और है कि एक्स वस्तु पर जो वो खर्च कर रहा है, वाई वस्तु पर जो खर्च कर रहा है, या एन वस्तु और हमने ली एन इंटू पी एन, एन वस्तु की इकाई और एन वस्तु की कीमत, एन वस्तु पर खर्च, ये सब आपस में किसके बराबर होना चाहिए, उपभोक्ता की आय के बराबर। ठीक है। दो वस्तुओं के संदर्भ में संतुलन की शर्त देखी तो दोनों आपके सामने हैं। दो वस्तुएं कौन सी हैं, एक तो है एक्स और दूसरी वाई। तो उस स्थिति में एम एक्स अपॉन पी एक्स, यह जो अनुपात है, एम यू वाई अपॉन पी वाई, यह जो अनुपात, आपस में दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। साथ साथ एक्स वस्तु पर किया गया खर्च, दूसरी शर्त क्या थी, एक्स वस्तु पर किया गया खर्च और वाई वस्तु पर किया गया खर्च किसके बराबर होना चाहिए, याद आया, उपभोक्ता की आय के बराबर। फिर हमने टेबल से भी समझा था, टेबल दे रखी है यहाँ पर अलग अलग कि एक्स वस्तु की कीमत यहाँ पर 30 रुपये थी, वाई वस्तु की कीमत 90 रुपये थी। ठीक है। एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता यहाँ पर देख रहे हैं, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता देख रहे हैं। इन सभी आंकड़ों के आधार पर हमने माना कि उपभोक्ता के पास रुपए कितने थे, कीमत जो थी वो जो थी एक्स की 30, वाई की 90, पर उसके पास टोटल जो आय थी वो थी 450 रुपये। तो इस स्थिति में संतुलन की क्या कंडीशन थी उसके लिए, ये हमने देखा डिटेल में। ये देखिए, संतुलन की जो पहली शर्त क्या थी, एम एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर 300/30 और 900/90, दोनों 10-10 के बराबर जाएगा। तो संतुलन की जो पहली शर्त है वो यहाँ पर पूरी हो गई है। फिर उसके बाद संतुलन की जो दूसरी शर्त कौन सी, दोनों वस्तुओं पर किए गए खर्च उपभोक्ता की आय के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, एक्स वस्तु पर किया गया खर्च 3 × 30 प्लस 4 × 90, वाई वस्तु पर किया गया खर्च उपभोक्ता की आय 450 रुपये उसके बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस लॉ के बारे में डिटेल में समझा था लास्ट वीडियो में, पूरा डिटेल में देखा था अपन ने। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक और साथ साथ इससे पहले के, इस चैप्टर से रिलेटेड पहले के जो वीडियो, उन सब का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। साथ साथ फर्स्ट चैप्टर का लिंक भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो पुराने बेसिक्स कंप्लीट करने में,
पहले आप उनको समझें, तब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। अगर हम इस वीडियो में डायरेक्ट आप समझेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की क्या सीमाएं हैं, क्या महत्व है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको उस नियम के बारे में समझना होगा कि वह नियम क्या है। ठीक है, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम की क्या सीमाएं हैं। वैसे तो सम सीमांत उपयोगिता नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत काम आता है, परंतु उसकी कुछ सीमाएं हैं। अब वो सीमाएं क्या क्या है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहला, विकल्प पसंद की पूर्ण जानकारी नहीं, यानी जितने भी विकल्प उपभोक्ता के पास उपलब्ध होते हैं उसकी पूर्ण जानकारी किसी भी उपभोक्ता के को नहीं होती। आप और हम, अगर हम बाजार में जाते हैं, कोई दो वस्तुओं को हम चूज करते हैं उपभोग के लिए, जैसे कि हमने एक्स और वाई दो वस्तुओं को लिया, तो एक्स और वाई के अलग अलग क्या क्या कॉम्बिनेशन, क्या क्या विकल्प बन रहे हैं, क्या हमें आपको पता होगा? पॉसिबल है क्या ऐसा? वास्तव में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक रफली आइडिया अपने माइंड में रखते हैं कि सपोज हम एप्पल को बनाना लेने गए, तो 1 किलो एप्पल, आधा किलो बनाना, 1 किलो एप्पल 2 किलो बनाना, 2 किलो एप्पल 4 किलो बनाना, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग। पर वास्तव में जितनी भी पसंद होती हैं, जितने भी ऑप्शंस होते हैं, किसी भी उपभोक्ता को वो पूरे ज्ञात नहीं होते हैं, उसका नॉलेज उसको नहीं होता है। तो सबसे पहली सीमा इसकी ये हो गई। फिर उसके बाद, सभी उपभोक्ता विवेकशील नहीं होते हैं। हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है, यानी वह हमेशा अपनी आय का बंटवारा इस प्रकार से करता है विभिन्न वस्तुओं पर, कि विभिन्न वस्तुओं की अंतिम इकाइयों पर जो वह रुपया खर्च कर रहा है उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। परंतु वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। कोई भी उपभोक्ता इतना अर्थशास्त्र की तकनीकों के बारे में ज्ञान नहीं रखता है। एक रफली आइडिया अपने माइंड में रखता है कि जो पैसा उसके पास है उसको कैसे खर्च करना है, कहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिक से अधिक संतुष्टि मिल पाएगी, वो अपने माइंड में यहाँ पर वो रखता है। फिर अगली इसकी सीमा क्या मानी गई है? विभाज्य। ऐसा माना जाता है कि सभी वस्तुएं विभाज्य हैं, जबकि वास्तविकता में कुछ वस्तुएं अविभाज्य होती हैं। सभी वस्तुएं विभाज्य नहीं होती, जैसे कि मकान हो गया, कार हो गए, ये विभाज्य नहीं है। हम मकान को 1 किलो एप्पल, 2 किलो एप्पल, 5 किलो गेहूं, इनके कॉम्बिनेशन कंबाइन कर सकते हैं क्या, कि आधा मकान, पूरा मकान, एक कमरा, दो कमरा, पॉसिबल है कैसा? या फिर आधी कार, 1 किलो एप्पल, पूरी कार, 10 किलो एप्पल, ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो जनरली हमने यहाँ पर हर कमोडिटी को विभाज्य माना है, डिविजिबल माना है, परंतु वास्तविकता में देखें हर वस्तु विभाज्य नहीं होती है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते टुकड़ों में, उसको हम पूरा ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ये नियम थोड़ा सा डिफिट खा जाता है, यह नियम की यहाँ पर कमी हमने साफ नजर आती है। फिर उसके बाद, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है, ये भी हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं और नहीं देखा है तो मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार कि आप पहले लास्ट वीडियोस को देखिए, जो भी बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ सके। शॉर्ट में हम यहाँ पर लेते हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, किसी भी उपभोक्ता के पास जो आय होती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता डिनोट कैसे करते हैं हम? MUM। ये क्यों लिखते हैं ऐसा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी सीमांत उपयोगिता है। जैसे कि हमारे पास 10 नोट हैं 500 रुपए के, ठीक है, 500 रुपए के अपने पास कितने 10 नोट हैं, और हम जैसे जैसे नोट खर्च करेंगे, एक नोट खर्च किया 9 नोट बचे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नोट खर्च किया अब 8 नोट बचे, तीसरा खर्च किया, चौथा खर्च किया, पांचवा खर्च किया, छठा खर्च किया, सातवां खर्च किया, आठवां खर्च कर दिया। मतलब हमने 8 नोट खर्च कर दिए, बचे कितने 2 नोट। तो वो 2 नोट अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्या हम ऐसे ही उसको खर्च कर देंगे किसी भी वस्तु पर? एक ही वस्तु को खरीदने में उन नोट को हम खर्च कर देंगे क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो मुद्रा की अतिरिक्त इकाई, मतलब एक एक रुपए में एक्स्ट्रा जो खर्च कर रहे हैं, अतिरिक्त इकाई से जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है मुद्रा की, उसको यहाँ पर स्थिर माना है। यानी हम ये मान रहे हैं कि हर नोट जो खर्च करेगा उसका इच्छित उपयोगिता, जो खर्च कर रहा है उससे जो माइंड में जो उपयोगिता चाहता है वो इच्छित उपयोगिता हमेशा समान रहती है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है कभी भी। उपभोक्ता जैसे जैसे अपनी आय को खर्च करता है तो उसके पास जो पैसा बचा हुआ होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आगे खर्च नहीं करता है। तो यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना है, जो कि गलत है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे मुद्रा खर्च की जाएगी, आय खर्च की जाएगी, उसकी सीमांत उपयोगिता जो होगी वह बढ़ती जाएगी बजाय स्थिर रहने के। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगली जो
सीमा है वो है अनिश्चित बजट अवधि। मतलब जनरली हम क्या देखते हैं कि बजट अवधि 1 साल या 1 महीना होती है, परंतु कुछ टिकाऊ वस्तु होती है, जैसे मकान हो गई, कार हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई। इनको हम 1 वर्ष में भुगतान करते हैं तो 1 वर्ष में उसका हम उपयोग नहीं कर लेते, वो सालों साल चलती हैं, क्योंकि वो टिकाऊ वस्तु हैं, लंबे समय तक चलती है, हम बार बार उनका उपयोग करते हैं तो भी उनकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं आती। परंतु यहाँ पर क्या मान लिया गया है कि बजट अवधि का अनिश्चित होना इस नियम के प्रतिपादन में बाधा है। प्राय बजट अवधि 1 वर्ष की मानी जाती है, जबकि टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग कई वर्षों तक किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना, टिकाऊ वस्तुओं में क्या जाएगा यहाँ पर, एक तो हो गया मकान हो गया, या फिर कोई उपभोक्ता कार खरीदता है तो 1 साल में उस कार का कपड़ा नहीं कर देता, वो सालों साल उसका उपभोग करता है। वॉशिंग मशीन हो गई, मोबाइल हो गए, रेफ्रिजरेटर हैं, टेलीविज़न हैं, इनका उपभोग वो लंबे समय तक करता है, तो उनकी बजट अवधि को हम 1 वर्ष में शामिल नहीं कर सकते हैं। ये तो होगा इसकी सीमाएं। अब हम देखते हैं इसका महत्व क्या है, यह नियम कहाँ कहाँ काम में आता है। सबसे पहला सम सीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र के उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण सब में काम आता है। उपभोग में भी देखा हमने कि कोई भी उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करता है तो अपनी आय का आवंटन किस प्रकार से करता है। इसी प्रकार से उत्पादन में देखें तो एक उत्पादक अपने सीमित साधनों को या अपने पास जो संसाधन है उन सीमित संसाधनों को इस प्रकार से आवंटन करता है दो वस्तुओं के उत्पादन में कि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन प्राप्त हो। ठीक है, इसी प्रकार से विनिमय वितरण में भी काम आता है। फिर सेकंड, इस नियम का प्रयोग एक उत्पादक अपने सीमित साधनों के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए करता है। यह भी मैंने आपको बताया वही वाला पॉइंट, ये एक उत्पादक इस नियम की सहायता से जितनी भी वस्तुओं को उसने चूज किया उत्पादन के लिए, उन वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार से करे, मतलब 3 4 10 अगर उसने वस्तुएं ली है उत्पादन के लिए अलग अलग प्रकार की, तो उन 10 ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन पर अपने संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से करे कि उसे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है बचत और उपभोग के मध्य निर्णय भी इस नियम के प्रयोग के द्वारा किए जा सकते हैं। अब बचत और उपभोग, कोई भी उपभोक्ता कितना पैसा बचाए, कितना वह उपभोग खर्च के रूप में व्यय करे अपनी आय का, तो इस प्रकार से वो देख सकता है कि मेरे को कितना बचत करना चाहिए, कितना उपभोग करना चाहिए, ताकि आने वाले कुछ सालों में उसके उपभोग का स्तर भी मेंटेन रह सके, साथ साथ आने वाली जो उसकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को, बड़ी आवश्यकताओं को उनकी बचत के द्वारा वो पूरा कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस नियम का महत्व बहुत ज़्यादा है, परंतु उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। शॉर्ट में इस नियम को वापस हमने देखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ मैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है, कंसेप्ट समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक करें। और इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, और सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के जो अपडेट हैं वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुरू करेंगे हम तटस्थता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, डिटेल में जानेंगे। इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।